Good morning students. Today we will discuss the procedure for the replication process. Last time हमने डिस्कस किया था कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसमें किस मशीनरी या किन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। काफी सारे एंजाइम्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट से या जिनकी अवेलेबिलिटी से रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। इसके अलावा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम डीएनटीपीज बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ मिनरल आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमें स्टडी करना प्रोसेस मीन्स किस प्रोसीजर से डीएनए अपनी डुप्लीकेट कॉपीज तैयार करता है, कौन कौन से स्टेप इसके अंदर होते हैं। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि आसानी से इसको अंडरस्टैंड किया जा सके कि किस किस स्टेप से लगातार या कौन सा सीक्वेंस होगा स्टेप का जिससे रेप्लिकेशन को आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो जो रेप्लिकेशन है दैट इज द कॉपिंग ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड इनटू अनदर कॉपी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए है या आरएनए है जो भी है, अगर वो अपनी दूसरी कॉपी बनाता है तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो इसके प्रोसीजर में जो स्टेप इंक्लूड होते हैं, प्रोसीजर फर्स्ट जो स्टेप है इसका दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स जो इसकी मोनोमर यूनिट है उसका एक्टिवेशन होना सबसे पहला स्टेप होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स यानी कि एडेनिन वाले जो होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन या थायमिन, इनसे बने जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, टाइड्स, नोट साइड्स दैट इज टाइड्स, फॉस्फेट भी इसमें जुड़ा हुआ है। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इनका एक्टिवेशन करना होता है। अब लास्ट टाइम जब मैंने आपको ये डिस्कस कराया था कि मशीनरी और एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट के रिगार्ड में, तो वहां पे बताया था कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो दो फंक्शन करते हैं। पहला फंक्शन तो एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या होता है कि ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है वो हाईली और ह्यूज एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। इतनी सारी एनर्जी सेल कहां से प्रोवाइड कर सकती है, तो उसके लिए जो डीएनटीपीज होते हैं वहां से एनर्जी मिलती है। तो ये रॉ मटेरियल का काम भी करता है और एनर्जी गिविंग जो सब्सटेंस है उसका काम भी करता है। सो दैट इज द रॉ मटेरियल प्लस एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। एनर्जी भी ये देता है और रॉ मटेरियल का काम भी करता है। इसका एक्टिवेशन कैसे होता है? जनरली डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मींस एक ही फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। जबकि एक्टिवेशन का मतलब होता है कि वहां पे एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिए जाते हैं ताकि जब उसका ब्रेकडाउन हो तो काफी ज्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन रिलीज हो सके, जिससे पॉलीमराइजेशन कैरी आउट हो सके। अब एक्टिवेशन कैसे होता है इनका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट activated into DNTPs, that is deoxyribonucleoside ट्राइफॉस्फेट, नोट मोनोफॉस्फेट। यहां पे मोनोफॉस्फेट है, वहां पे वो चेंज हो जाता है ट्राइफॉस्फेट में। इसको हम लिख सकते हैं DNMP, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट वाला जो यूनिट है उसको तीन फॉस्फेट वाले यूनिट में चेंज कर दिया जाता है। सो DNMP इज कन्वर्टेड और एक्टिवेटेड इनटू DNTPs by the help of ATPs, ATP in the presence of an enzyme phosphorylates फोस्फोराइलेज की प्रेजेंस में ऐसा होता है, मींस
डीएनटीपी जो यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी डीएनएमपीज यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो एटीपी के साथ रिएक्शन करता है, एटीपी के साथ रिएक्शन करता है, एंजाइम फॉस्फोराइलेज होता है, एंजाइम फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है डीएनटीपीज में। तो ये रिएक्शन होती है एक्टिवेशन। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो चुके हैं। जैसे अगर मैं इस वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को डीऑक्सी एएनपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, तो अल्टीमेटली ये चेंज किसमें हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसके अंदर चेंज हो जाएगा। अब इसमें चेंज होने में यहां पे अगर देखा जाए तो एडिनोसाइन के साथ सिर्फ एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पे एडिनोसाइन के साथ एक नहीं बल्कि 3 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है पायरोफॉस्फेट बॉन्ड है, यानी कि एटीपी से जो 2 पायरोफॉस्फेट ग्रुप निकल के आता है वो आके इस मोनोफॉस्फेट के साथ ऐड हो जाता है, और ये पार्ट जो बनता है ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है, जिससे आगे जाके डीएनए का नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। तो पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उसका एक्टिवेशन होना। एक्टिवेशन के लिए वो एटीपी के साथ रिएक्ट करता है, एंजाइम फॉस्फोराइलेज होता है, जिससे एक पायरोफॉस्फेट और ऐड हो जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के साथ में, जिससे वो डीएनटीपीज में चेंज हो जाता है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि रॉ मटेरियल तैयार हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप है एक्सपोजर ऑफ पेरेंट बेसिस। एक्सपोजर ऑफ पेरेंट बेसिस, इसका मतलब क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसके नाइट्रोजन बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। अब जब अंदर की तरफ प्रोजेक्ट है तो जब तक वो खुल नहीं जाएगा, यानी कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हो जाएंगे, तब तक उन बेसिस को रीड नहीं किया जा सकता है, और रीड करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस उसके साथ अटैच नहीं हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्रिटी या बेस पेयरिंग ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे डीएनए के एक स्ट्रैंड के अपोजिट दूसरा स्ट्रैंड बन सकता है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो डीएनए स्ट्रैंड्स की ओपन होने की है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोजर ऑफ पेरेंट बेसिस। सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, इनका सेपरेट होना जरूरी है। ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इनको एक साथ अटैच करके रखता है, तो इनके सेपरेट होना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो स्टेप है एक्सपोजर ऑफ पेरेंट बेसिस वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्सपोजर ऑफ पेरेंट बेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो डीएनए के स्ट्रैंड्स के सेपरेशन में और अनवाइंडिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, सबसे पहले डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मींस हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एक ऐसे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जो उसको अनवाइंड या अनकॉइल्ड कर दे। कॉइलिंग उसके अंदर प्रेजेंट है या वो वाइंड है, मींस वो एक स्प्रिंग की तरह है, तो उसको वापस अनवाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो एंजाइम हेलिकेस responsible for unwinding of DNA हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स को अनवाइंड करने का काम हेलिकेज एंजाइम करता है। जब अनवाइंडिंग की जाती है तो अनवाइंडिंग के साथ साथ, अब अनवाइंड तो हो चुका है, जैसे ये हमारे पास डीएनए था, अनवाइंड था, सॉरी वाइंड था, ये वाइंड के बाद इसको अनवाइंड कर दिया गया, स्ट्रेट कर दिया गया है। ये पहला काम
हेलिक्स जो हेलिकेज एंजाइम है उसने कर दिया। दूसरा काम हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। दिस एंजाइम ऑल्सो ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, that is unzip the double helix या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको अनजिप कर देता है। ये अनजिप कंडीशन हो गई, उसको खोल दिया गया है। तो अनजिप करने में, अनवाइंड करने में हेलिकेज एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक अनजिप नहीं होंगे दोनों स्ट्रैंड तब तक उनके जो बेसिस है वो एक्सपोज नहीं हो सकते हैं, और बिना बेसिस के एक्सपोजर के नया स्ट्रैंड यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज नहीं हो सकता है। तो ये काम कर दिया हेलिकेज ने। अब जैसे ही आप सपोज करके चलिए ये वाला स्ट्रैंड था हमारे पास, इसके दोनों हिस्सों को पकड़ के अगर हम खींचते हैं तो ये बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही जो फोर्स लगता जाता है अब यहां पे जाके काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है, यानी कि इससे ज्यादा अगर हम खींचते हैं तो आगे वाले बेसिस इस तरीके से नहीं टूट पाते हैं। तो ऐसे केसेस में जो ये टेंशन है उसको रिलीज करने का काम करता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज रिलीज टेंशन by cut and reseal by cut in one strand and reseal it, और उसको वापस जोड़ देता है, उसको रिसील भी कर देता है। तो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज मीन्स जैसे ये वाला है, यहाँ पे काफी ज्यादा फोर्स लग गया है क्योंकि हमने उसको पकड़ के खींचा है, तो यहाँ पे जो टेंशन आ गई है ये स्ट्रैंड को कट करता है, तो पूरा स्ट्रैंड आसानी से सारी टेंशन को खत्म कर देता है। उसके बाद इसको वापस जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे टेंशन खत्म हो चुकी है, अब और ज्यादा अनवाइंडिंग हो सकती है, अनजिपिंग हो सकती है। तो टोपोआइसोमरेज ये काम करता है। साथ में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो यहाँ पे जाके अटैच हो जाती है इन स्ट्रैंड्स पे, सिंगल स्ट्रैंड्स पे, और स्टेबलाइज कर देती है इनको, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म को स्टेबलाइज करती है। स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज करने का मतलब क्या है, आपके पास कोई रोप है और आप उस रोप में दो हिस्से हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्वाइल किए हुए हैं, आपने उन दोनों हिस्सों को पकड़ के खींचा है तो वो अनजिप हो गया है, लेकिन जैसे आप छोड़ते हैं वो वापस रैप हो जाते हैं। तो ऐसे केस में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अनजिप तो हो गए हैं, लेकिन जैसे ही एंजाइम वहां से हट जाता है या अनजिपिंग के ऊपर जो प्रेशर होता है जैसे वो हटते हैं वो वापस पेयरिंग अप हो सकते हैं। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए यानी कि वो वापस पेयरिंग अप ना हो, इसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से डीएनए का सेपरेशन होता है, यानी कि पेरेंट बेसिस जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन डीएनए जो डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, काफी सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डीएनए काफी लेंथी होता है, काफी लेंथ वाला डीएनए होता है। क्या इतने बड़े लेंथी डीएनए को एक साथ उसके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जा सकता है पूरी तरीके से? सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसकी लेंथ काफी बड़ी है। क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है जिससे पूरे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक साथ अलग कर दिया जाए, यानी कि पूरा डीएनए मॉलिक्यूल उनके स्ट्रैंड्स के अंदर चेंज कर दिया जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना जरूरी होता है, और सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना सेल एक टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर सकती है। इसलिए
लेंथी डीएनए में दोनों स्ट्रैंड को पूरी तरीके से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। बोथ strands can't be separated throughout length साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों स्ट्रैंड को पूरी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है ड्यू टू हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। इतनी सारी एनर्जी एक बार में अवेलेबल नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये पॉइंट ये शो करता है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड या डीएनए मॉलिक्यूल है उसके दोनों स्ट्रैंड पूरी तरीके से एक बार में अलग नहीं हो सकते। तो अब अगर एक बार में अलग नहीं हो सकते तो फिर उन दोनों स्ट्रैंड की कॉपिंग कैसे हो पाएगी? तो एक्चुअल में कॉपी स्टार्ट होती है छोटे से पार्ट से, यानी कि डीएनए का एक छोटा सा पार्ट ओपन हो जाता है जिसको रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं, और वहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है। धीरे 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 पूरा जो डीएनए स्ट्रैंड है वो खुलता चला जाता है। तो एकदम से दोनों स्ट्रैंड नहीं खुलते, धीरे धीरे उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। तो जहां से सेपरेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। अब रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है? अ स्मॉल opening in DNA molecule from where replication starts, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस छोटी सी ओपनिंग को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। और ये होता है वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो पार्ट है ये रेप्लिकेशन फोर्क पार्ट है। यहां से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं तो इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। अब ये रेप्लिकेशन जो फोर्क है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, मींस अभी यहाँ पे है, नेक्स्ट स्टेज में इतना बड़ा फोर्क बन जाएगा और इस तरीके से धीरे धीरे पूरा जो डीएनए वो सेपरेट होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। दोनों स्ट्रैंड पूरी तरीके से एक ही टाइम पे सेपरेट नहीं हो सकते हैं। इतनी एनर्जी सेल एक बार में प्रोवाइड नहीं कर सकती है, इसलिए धीरे धीरे एनर्जी मिलती है, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है जिस ओपनिंग से, उसको रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे बोला जाता है। दैट इज द स्मॉल ओपनिंग इन डीएनए। ये स्मॉल ओपनिंग है डीएनए की जहां पे रेप्लिकेशन शुरू होती है, तो ये रेप्लिकेशन फोर्क है। अब क्वेश्चन राइज होता है, ये पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है, इस पूरे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगी? इस साइड से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी, या बीच में से स्टार्ट होगी? कहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी? तो इसके लिए जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो कहां पे बनेगा वो डिपेंड करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मींस ओराई। दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहां से स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन, कहां पे रेप्लिकेशन फोर्क बनता है? तो इस स्टेप के अंदर हमने स्टडी किया एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेसिस में कि जो हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड कर देता है, मींस यहाँ पे तो कॉइल्ड है तो अनकॉइल कर देता है, अनकॉइल करने के बाद उसको अनजिप कर देता है, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उसको स्टेबलाइज करती है। इसके अलावा डीएनए काफी लेंथी होता है तो दोनों स्ट्रैंड एक साथ एक बार में सेपरेट नहीं हो सकते हैं। एक छोटी सी ओपनिंग में वो सेपरेट होते हैं पहले, और उसके बाद वो लगातार जो ओपनिंग है वो बढ़ती चली जाती है, प्रोसीड करती है। तो इस तरीके से डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो अलग होते हैं। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, मींस जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो बनता कहां पे है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स
फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जहां पे रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जैसे ये पूरा डीएनए है, तो उस पूरे डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, और इसके अलावा बीच में भी कहीं पे प्रेजेंट हो सकती है। हालांकि ऐसा अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से होता है। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अगर हमारे डीएनए की बात की जाए तो हमारा डीएनए स्ट्रेट होता है, और हमारे डीएनए में या डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। दैट इज लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल may have many origin of replication, उसमें कई सारी origin of replication हो सकती है। और हमारे केस में इन ह्यूमन या यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर सकते हैं। इन ह्यूमन में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होती है। अगर यहां से स्टार्ट हुई है तो इधर ही जाएगी, वहां से वापस आती हुई कहीं पे नहीं मिलेगी। तो एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होती है। और लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, तो लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। और यहाँ पे रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होती है, मीन्स उस पॉइंट से दोनों साइड में रेप्लिकेशन प्रोसीड करती है। दैट इज बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है। तो ये हो गया हमारे पास सेपरेशन, मीन्स अब जो डीएनए है वो कहां से सेपरेट होता है, जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनके ओराई साइड प्रेजेंट होते हैं, वहां पे रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। और रेप्लिकेशन फोर्क बनने के बाद फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया एक्सपोजर ऑफ पेरेंट बेसिस। अब एक्सपोजर ऑफ पेरेंट बेसिस के बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फोर्क पे सेपरेट हो गए हैं। अब मैंने आपको बताया था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वो रिएक्शन को इलोंगेट कर सकता है। तो अब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रेप्लिकेशन फोर्क पे आके कौन अटैच होगा सबसे पहले? तो सबसे पहले वहां पे अटैच होता है आरएनए प्राइमर, यानी कि आरएनए प्राइमर की वहां पे सिंथेसिस होगी, वहां पे आरएनए प्राइमर बन जाएगा, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन वो स्टार्ट करता है, डीएनए का स्ट्रैंड बनना शुरू होता है।